हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 का यूनिट नंबर 3 करेंगे। तो गाइस, जो हमारा यूनिट नंबर 3 है उसका नाम है बिजनेस एनवायरनमेंट। तो इस यूनिट में हमें आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए कि उनका मतलब क्या होता है। तो जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है ये दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, दैट इज़ बिजनेस प्लस एनवायरनमेंट। तो जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बहुत सारे डिज़ायर्स एंड नीड्स होते हैं बच्चों। तो उन डिज़ायर एंड नीड्स को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। तो वो जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती हैं। एक होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होती है हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो होती हैं हमारे प्रॉफिट मोटिव के लिए। जो एक्टिविटीज़ का मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करना। ओके। और जो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारी होती हैं वेलफेयर के लिए, जिसका मेन मोटिव कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। तो उसका होता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएं, जैसे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा दी, पुअर लोगों की हेल्प कर दी, कोई देशभक्ति के लिए कुछ काम कर दिया। ये सारी की सारी हमारे उसके अंदर आ जाती हैं। तो जो हमारा बिजनेस और इन्वायरमेंट का मैंने आपको बताया था, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट दो वर्ड्स के यूज से बना है। तो हम पहले देखते हैं कि बिजनेस क्या होता है। तो जो हमारा बिजनेस है गाइस वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिकॉज इसको हम करते हैं पैसे कमाने के लिए, कि हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। कैसे करते हैं प्रॉफिट अर्न हम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से। तो हम कहेंगे अगर कि बिजनेस क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी इज कॉल्ड बिजनेस। ये हमारा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में मीनिंग होगा, बट इन इकोनॉमिक्स टर्म बिजनेस इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, मतलब द स्टेट ऑफ बीइंग यूजफुल और प्रॉफिटेबल और बेनिफिशियल। तो बिजनेस जो हमारी है क्वाइट अ फ्लेक्सिबल टर्म है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम डाल सकते हैं कि बिजनेस ये है, बिजनेस वो है, ये है वो है। तो अगर हम कहें बिजनेस का तो मेन पर्पस ही प्रॉफिट अर्न करना है, तो क्या जो ये लोग चोरी करते हैं, बैंक्स के अंदर जाके डकैती वगैरह करते हैं, क्या ये भी बिजनेस के अंदर आ जाएगा? क्योंकि इसमें भी तो हम हमारा प्रॉफिट ही अर्न कर रहे हैं। बट इसका आंसर होगा नो। ये सारा कुछ बिजनेस के अंदर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बिजनेस होने के लिए एक और कंडीशन का भी सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी होता है, कि जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं वो डेली बेसिस के ऊपर कंडक्ट हो, कि हम उनको डेली काम करें। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि आपने अपना जो घर है उसको सेल करना था, तो आपने उसकी ट्रांजैक्शन करी, आपको एक कोई डीलर मिला, मतलब कोई जिसको आप डायरेक्टली उसको सेल कर सकती हैं, आपको एक ऐसी पार्टी मिलती है और आपने अपना जो घर है उस पर्सन को सेल कर दिया। तो क्या वो आपका बिजनेस हो गया? नहीं, क्योंकि आपने वो सिर्फ वन टाइम के लिए किया है। बट उसी जगह एक प्रॉपर्टी डीलर है जो डेली इसी काम में लगा हुआ है कि वो प्रॉपर्टी की डील्स कराता है, सेल्स एंड परचेज कराता है, तो उसके लिए ये बिजनेस है। तो आप समझ गए बिजनेस का मीनिंग क्या हुआ। तो बिजनेस एक ऐसी टर्म है जो कि रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए और जो कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए होना चाहिए, और वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए जो कि गलत हो सरकारी तौर पे। तो उसके बाद हम देखते हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होगा? आप नॉर्मल सेंस में भी देखें तो एनवायरनमेंट क्या होती है, कि आपकी एनवायरनमेंट कैसी है, आपके आसपास का माहौल कैसा है, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में आती हैं। अगर हम साइंटिफिकली सेंस में देखें, जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स हमारे एनवायरनमेंट के अंदर हमारी अर्थ पे हैं, वो सारा कुछ हमारा एनवायरनमेंट का पार्ट होता है। तो जो हमारी एनवायरनमेंट है वो ये होती है कि जो चीज़ें हमारी आसपास हैं वो हमें इफ़ेक्ट करती हैं, तो वो हमारी एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके एनवायरनमेंट क्या हुई, आपका फ्रेंड सर्कल, की आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपकी एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। आपकी फैमिली, जो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर इफेक्ट डालेंगी, वो सारी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट के अंदर आ जाती हैं। तो हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट जब मिलके बनेगा तो उसका मतलब होगा बिजनेस की एनवायरनमेंट। तो जो चीज़ें हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट डालेंगी, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस या तो बहुत अच्छा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो अच्छा है तो आपका वेलबींग रहेगा, आपका सारा कुछ अच्छा होएगा। बट ऑन द अदर हैंड, अगर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो इतना अच्छा नहीं है तो आपके लिए वो नेगेटिव इम्पैक्ट ही डालेगा ना आप पे।
तो उसी तरह बिजनेस की इन्वायरमेंट होगी जो बिजनेस के आसपास की चीज़ें हैं। जैसे बिजनेस है और ये उसके सराउंडिंग में जो चीज़ें बिजनेस के काम को इफेक्ट करेंगी, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग को इफेक्ट करेंगी, वो इसकी एनवायरनमेंट के अंदर आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज कंपल्सरी फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, क्योंकि जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो एनवायरनमेंट के अंदर ही है, वो इन सब चीज़ों से नहीं बच सकती। फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स हो गए, बाहर का जो सब कुछ है। अब ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन है एक कॉर्नर में बैठा और वो वहाँ पे बैठा हुआ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की उसने ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कर लिया है और वो उसको मार्केट में जाके उसका कोई भी उसका ट्रांजैक्शन नहीं करेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना, वो मार्केट के अंदर तो जाएगा और मार्केट के अंदर वैरायटी ऑफ थिंग्स उसको फेस करनी होंगी, जैसे पॉलिसीज़ वगैरह हो गई, सरकारी नियम कायदे कानून हो गए, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनका नेचर हो गया, उनको प्रोडक्ट्स के लिए उसको सप्लाई वगैरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो गई, ये सारी चीज़ें जो उस बिज़नेस के काम के ऊपर इफ़ेक्ट डालेंगी वो सारी की सारी उसकी इन्वायरमेंट होती है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ दूज फैक्टर्स which influence the business and over which business has no control। फॉर एग्जाम्पल अगर सरकार आ जाती है और वो ये कह देती, फॉर एग्जाम्पल क्या, आप सबको पता ही है जब जीएसटी आया तो उससे पहले जो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स था वो था, बट सरकार जो हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास कोई और वे नहीं था, उन्हें जीएसटी को अडॉप्ट ही करना पड़ा। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट हो गया। कैसे? क्योंकि जो सरकार है उसने पॉलिसीज़ वगैरह लेके आई तो उसका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकती थी। वो ये नहीं कह सकती थी कि जी आप तो जीएसटी ले आए हैं बट हम तो जीएसटी को मान्यता ही नहीं दे रही है, ऐसा नहीं हो सकता था। तो जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। ये जो एनवायरनमेंट होती है थ्रेट्स भी क्रिएट करती है और अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट करती है बिजनेस स्टडीज़ के लिए। तो जो थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन सब चीज़ों को देखना, इन सब चीज़ों की स्टडी करना बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसको सरवाइव करना है। तो थ्रेट्स क्या होती हैं? जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो हमारे बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी, जिसकी वजह से जो हमारा बिजनेस है वो नीचे की तरफ चला जाएगा उसका ग्राफ, वो चीज़ें होती हैं थ्रेट्स। और अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स डालेंगी, जिससे कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ग्रोथ की, जिससे हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। तो हम देखते हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं। तो फर्स्ट आता है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, की जो हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट है उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस आते हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो सम टोटल है सारे के सारे फैक्टर्स का जो कि बिजनेस के आउटसाइड होते हैं, एज यू नो, जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये टोटली एक्सटर्नल फोर्सेस हो गए। तो आगे हम कह रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट जर्नल भी हो सकती है और स्पेसिफिक, दोनों टाइप की होती है। तो इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री और फर्म क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें ये एक सर्कल है और ये इस सर्कल के अंदर ये एक इंडस्ट्री, हम मानेंगे कि ये एक इंडस्ट्री है, ठीक है गाइज। और इसके अंदर ये जो डॉट्स हैं ये उसके फर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि हमारी जो कोई हम कंपनी लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल्स हैं, जो जितने भी स्कूल्स हैं वो सारा का सारा आएगा इंडस्ट्री में। बट उस स्कूल एजुकेशन के अंदर फॉर एग्जांपल अलग अलग नामों के स्कूल होते हैं, जैसे ABC स्कूल हो गया, XYZ स्कूल हो गया, ये सारे स्कूल होंगे फर्म्स। जो इंडस्ट्री है वो एक वाइडर टर्म है, उसके अंदर बहुत सारे टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं। जैसे कार्स हैं, कार्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडस्ट्री कहलाएगी, और उसके अंदर जैसे बाकी जो कंपनीज हैं कार की वो उनके अंदर फर्म्स कहलाएंगी। ओके गाइस, तो वो ये कह रहे हैं कि ये स्पेसिफिक भी हो सकता है और ये जर्नल भी हो सकता है। तो स्पेसिफिक क्या होगा? द फोर्स अफेक्ट द फर्म ऑफ एन इंडस्ट्री सेपरेटली, कि एक ही इंडस्ट्री के ऊपर, इंडस्ट्री के एक ही फर्म के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा। बट अगर सारे के सारे इंडस्ट्री के फर्म्स के ऊपर इक्वल इफेक्ट पड़ेगा तो वो जर्नल हो जाएगा। जैसे अगर हम कस्टमर देखते हैं, सप्लाईज देखते हैं, ये सारा कुछ एक फर्म को अफेक्ट करेगा तो ये हमारा स्पेसिफिक हो गया। बट अगर हम देखेंगे कि एक पॉलिसी के अंदर चेंज आ गया तो उसका इफेक्ट तो एक सारी की सारी इंडस्ट्री के फर्म्स के ऊपर आएगा ना। तो ये कह रही हैं वो आगे है इंटर रिलेटेड। ये इंटर रिलेटेड क्यों होती हैं? क्योंकि अगर हमारे फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारी सरकार में चेंज आया और उसमें चेंज आने की वजह से हमारी पॉलिसीज़ में चेंज आ गया, ठीक है।
जैसे कि वो कह रहे हैं कमिंग ऑफ न्यू गवर्नमेंट हैज़ पावर द इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसीज आर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस रिस्पेक्टिवली। तो हमारी पॉलिटिकली भी हमारे में चेंज आ गया और इकोनॉमिकली भी चेंज आ गया, क्योंकि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर हमें अब डिफिकल्टीज आएंगी। एक फैक्टर द चेंज इन वन फैक्टर अफेक्ट द अनदर फैक्टर। ये डायनामिक है क्योंकि हमें नहीं पता है, चेंज इन वन प्लेस अनदर, कॉन्टिन्यूसली चेंजेस आते रहती हैं और हमें नहीं पता है कब कोई चेंज आ जाएगा। अनसर्टेन है, हमें नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा क्विकली चेंज आ जाता है, रैपिडली भी चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया, ये सारे चेंजेस आ गए। कॉम्प्लेक्स है, बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं और दैट्स वाई कैन नॉट, हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज। तो दैट्स वाई वो कॉम्प्लेक्स हैं और बिजनेस को हर हालत में उनको फेस करना ही होगा। रिलेटिवली business environment is related to local conditions and this is the reason as to why the business environment happens to be different in different countries। रिलेटिवली का मतलब ये आ गया कि हर एक कंट्री का अपना हिसाब होता है, तो हर कंट्री के अपने हिसाब से जो उसकी इन्वायरमेंट है वो चेंज होएगी, तो वो रिलेटेड होती है कंट्री टू कंट्री। आगे हम देखते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की हमें इंपॉर्टेंस क्या है, तो क्यों हमें ज़रूरी है कि हम हमारी जो बिज़नेस के एनवायरनमेंट है उसकी स्टडी करें। तो गाइस हम अगर अच्छे से स्टडी करेंगे तो जिसको पता था कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज आएगा वो तो उसके एडवांटेज ले जाएगा, कि उसको पता था कि अब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएंगे तो उसने उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग कर लिया। उसको पता था कि एक्सपोर्ट पे हमारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी तो उसने उस हिसाब से प्रोडक्शन कम कर ली। तो इन सब चीज़ों से उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले ली। वार्निंग सिग्नल भी होता है ये, कि हमें पता था कि जैसे कि चेंज आएगा। फॉर एग्जांपल हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज आएगा जिससे कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हमें कम करनी होगी, एक्सपोर्ट हमारा बाहर हो जाना कम हो जाएगा। तो दैट्स वाई हमने हमारी जो प्रोडक्शन है उसका स्केल डाउन कर दिया, तो उससे हमने सिग्नल ले लिया वार्निंग का। ये आ गया टेपिंग यूजफुल रिसोर्सेज एंड ऑर्गेनाइजेशन नीड्स अ नंबर ऑफ रिसोर्सेज। बहुत सारी मटेरियल मशीनरी की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारी प्रोडक्शन हो सकती है, और जो ये सारे रिसोर्सेज हैं ये इन्वायरमेंट में अवेलेबल होते हैं। तो अ स्टडी ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट टेल द बिजनेस की रिक्वायरमेंट ऑफ द इन्वायरमेंट एंड व्हाट कैन बी मेक अवेलेबल गेट इट्स नीड फुलफिल। कि हमें पता होता है कि हमें अगर हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे कि हमें पता है कि कल को हमें इस प्रोडक्ट की ज़रूरत होएगी, इन चीज़ों की नीड होएगी, तो हम उनको अवेलेबल करा पाएंगे। अगर हम इसकी चेंज स्टडी करेंगे तो हम हमारे जो कंपटीशन है, फैशन में चेंज आएगा, टेक्नोलॉजी में चेंज आएगा, उन सब चेंजेस को रैपिडली फेस कर पाएंगे। प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प होएगी। हम उस हिसाब से फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी आ गया तो जो हमारी हम पॉलिसीज़ हैं वो उस हिसाब से बना पाएंगे, उससे हमारी इम्प्रूवमेंट भी होएगी परफॉर्मेंस में, हम अपनी परफॉर्मेंसेज इम्प्रूव कर पाएंगे। तो आगे हम देखते हैं कि हमारी जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो जो हमारी बिजनेस इन्वायरमेंट है वो दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल इन्वायरमेंट गाइस और एक होती है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। नाम से ही पता चल रहा है, इंटरनल मतलब जो कि बिजनेस के इनसाइड ही है एंड एक्सटर्नल जो कि बाहर की इन्वायरमेंट है जो बिजनेस के एक्सटर्नल है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर क्या आएगा, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का खुद का इंटरनली मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज़ें हैं, तो उसके अंदर उसके ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगी, पॉलिसीज आ जाएंगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आ जाएगा, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ जाएगा, उसकी प्रोडक्शन के मेथड्स आ जाएंगी और उसकी प्रोडक्शन की कैपेसिटी आ जाएगी। बट जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है, दिस इज़ अ स्मॉल टॉपिक गाइज एंड दिस इज़ अ वेरी वाइड टॉपिक। तो जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो दो तरीके की होएगी, एक तो होएगी हमारी माइक्रो इन्वायरमेंट और एक होएगी हमारी मैक्रो इन्वायरमेंट। जो हमारी माइक्रो इन्वायरमेंट है वो छोटे पैमाने पे होती है थोड़ा, और जो हमारी मैक्रो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा लार्ज पैमाने पे होएगी। तो जो हमारे माइक्रो लेवल की इन्वायरमेंट है, जो कि हमारे माइक्रो लेवल के फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, उसके अंदर कंज्यूमर्स आ गया, सप्लायर्स आ गया, कॉम्पिटिटर्स, पब्लिक, मार्केटिंग, इंटरमीडिएट्स। और हमारी जो मैक्रो इन्वायरमेंट है उसके अंदर आ जाएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट की सारी डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, ये सारा कुछ हमारा जो आता है मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर आता है, जो कि वाइड लेवल पे ज़्यादा ही चला जाता है।
तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट का क्या मतलब होता है. इट रेफर्स टू ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस एंड प्रेजेंट विद इन द फर्म इटसेल्फ, कि जो फर्म के विद इन ही प्रेजेंट होते हैं एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जिसके ऊपर बिजनेस कंट्रोल कर सकता है. तो गाइस जो पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं उसको तो बिजनेस चेंज कर सकता है टाइम टू टाइम. अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गई उसको भी बिजनेस चेंज कर लेगा. प्रोडक्शन के अंदर मशीनरीज में मतलब कोई दिक्कत आ गई तो उन्हें भी वो फेस कर लेगा. प्रोडक्शन की कैपेसिटी आगे कम ज़्यादा करनी है उसे भी वो अपने आप हैंडल कर लेगा. तो इंटरनल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस but which are present within the business itself. These factors are usually under the control of the business. The study of internal factors are really important फॉर द बिजनेस इन्वायरमेंट पर्पस. तो इसके अंदर हमारे आएंगे ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस के, कि हमारा मेन मोटो क्या है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमारी सेल मैक्सिमाइजेशन हो, कोई चाहेगी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो, कोई चाहेगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. ये चीज़ें आ गया. प्रोडक्शन कैपेसिटी आ गया, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन आ गया कि उनमें ऐड ऑन करना है, कौन हटाना है बीओडी में से. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आ गया कि किस हिसाब से डिपार्टमेंट्स वगैरह डिवाइडेड हैं. पॉलिसीज़ आ गई. प्रोडक्शन करने का मेथड आ गया कि आप लेबर की ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या फिर आप मशीनरी का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं. पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट आ गया. मैनेजेरियल एटीट्यूड आ गया कि हमारे मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है. हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो कैसे हैं, क्या वो स्ट्राइकर्स हैं, क्या वो बात बात पे स्ट्राइक करने लग जाते हैं. ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर. सो ऑल द अबव फैक्टर्स डू इन्फ्लुएंस. ये जब चीज़ें हमारे बिजनेस के डिसीजन पे इन्फ्लुएंस तो करेगी ही करेगी, बट इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं. ये होली पूरी तरीके से हमारे कंट्रोल के बाहर नहीं होते. जैसे कि अगर हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, हमारे एम्प्लॉयज़ है, वो बार बार स्ट्राइक पे बैठते हैं तो हम चेकआउट करेंगे कि उनका इशू क्या है, किस वजह से वो बार बार स्ट्राइक करते हैं. उस प्रॉब्लम को हम फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे तो वो स्ट्राइक करना बंद कर देंगे. तो हम उसको कहीं ना कहीं तक कंट्रोल कर सकते हैं. तो गाइस जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है ये भी हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है और ये हमारे बिजनेस के बाहर होती है, हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होती है और इस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता. तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड ऑल दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस बिजनेस एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द बिजनेस. बिजनेस के उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इनकी स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. तो हम देखते हैं इसके अंदर दो टाइप के फैक्टर्स आते हैं. एक होती है माइक्रो इन्वायरमेंट जिसको हम ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, और एक होती है मैक्रो इन्वायरमेंट. तो माइक्रो इन्वायरमेंट आर दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच आर क्लोजली रिलेटेड टू बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस ईच इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली. वो जो हैं हर इंडस्ट्रियल यूनिट को डिफरेंटली इन्फ्लुएंस करती हैं और वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं. तो माइक्रो इन्वायरमेंट मीन्स दैट इन्वायरमेंट विच इंक्लूड दोज फैक्टर्स विच बिजनेस इज क्लोजली रिलेटेड. दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट डिफरेंटली. जैसे एक स्कूल है, उसमें एक 5 ABCD 4 स्कूल हैं और एक स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी नहीं है, मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो उससे सिर्फ उसी स्कूल के अंदर बच्चों के एडमिशन पे इफेक्ट पड़ेगा ना. एक ही अच्छी नहीं है, BCD की तो अच्छी है, तो उसकी वजह से उनके एडमिशन्स के ऊपर तो इफेक्ट नहीं होगा ना. तो वो सिर्फ एक आधे को ही इफेक्ट करते हैं, वेरी कर जाते हैं इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियल एरियाज और फॉर्म्स टू फॉर्म्स भी. तो इसके अंदर आगे कंज्यूमर्स, कॉम्पिटिटर्स, मार्केट इंटरमीडियरीज, सप्लायर्स एंड पब्लिक. तो हम देखते हैं कंज्यूमर्स के अंदर क्या लिखते हैं वो. कंज्यूमर्स एंड द इंडस्ट्रियल यूनिट कैन बी ऑफ कस्टमर. हर इंडस्ट्री के अलग अलग होते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारी लग्जरी आइटम्स हैं उनको खरीदेंगे तो जो बहुत ज़्यादा रिच लोग हैं वही खरीदेंगे, और जो हमारी कॉमन नीड की जो हमारी कंज्यूमरेबल चीज़ें हैं, जो हमारी डेली की नीड्स हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क हो गया, ब्रेड बटर हो गया, ये तो सभी परचेज़ करेंगे तो ये इफ़ेक्ट करती हैं. तो दे इंक्लूड हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, कमर्शियल एंटरप्राइज एक्सेट्रा. द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर हाइली इन्फ्लुएंस अ फर्म. फॉर एग्जाम्पल सपोज अ फर्म सप्लाइज गुड्स ओनली टू गवर्नमेंट. एक ऑर्गेनाइजेशन सरकार को गुड्स बेचती है, इट मीन्स दैट द फर्म हैज़ ओनली वन कस्टमर. तो उस फर्म के पास सिर्फ एक ही कस्टमर है.
इफ़ बिकॉज ऑफ सम रीजन्स देयर रिलेशनशिप ख़राब हो जाएंगे, उसके साथ करवाहट आ जाएगी, तो सप्लाई ऑफ गुड्स उसकी बंद हो जाएगी। तो उसके लिए ये प्रॉब्लम का कारण होगा, उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बंद हो जाएगी। तो इससे क्या हुआ, कस्टमर ने बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर दिया, बट उस वजह से किसी और ऑर्गेनाइजेशन पे तो इफेक्ट नहीं आएगा ना। जो हमारी सरकार, जो लोग सरकार के साथ ट्रांजैक्शन ही नहीं करते, उन पे इफेक्ट तो नहीं आएगा ना। ऐसे ही सप्लायर हर बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है जहाँ से हमारे पास सामान आता है। तो अगर ये क्या कह रही हैं, इफ़ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ओनली वन सप्लायर, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी गुड्स की सप्लाई लेने के लिए, अगर वो सप्लायर बंद कर देगा हमें सप्लाई करना। कैन भी हमें वो थ्रेटन भी एंड डेंजर हो जाएगा, तो हमें उससे दिक्कतें आएगी अगर हमारे पास एक ही सप्लायर है। कॉम्पिटिटर्स, तो कॉम्पिटिटर अगर न्यू फर्म्स कॉम्पिटिटर फर्म्स भी हमारे बिजनेस को बहुत ज़्यादा तरीक़ों से इन्फ्लुएंस करेंगी। दे कैन डू सो बाय ब्रिंगिंग न्यू एंड चीप प्रोडक्ट्स। जैसे ए और बी दो ऑर्गेनाइजेशन है, बी ऑर्गेनाइजेशन ने चीप रेट पे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए, तो ए ऑर्गेनाइजेशन की सेल पे उसका इफेक्ट आएगा। जो ए ऑर्गेनाइजेशन के कंज्यूमर्स हैं वो बी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। पब्लिक का ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लोकल population can oppose some established firm whose business is excessively noisy. Similarly, if the media come in a favorable report about a particular company, the price of the shares can be registered and increase in the count. देखो, हम ये कह रहे हैं कि पब्लिक का ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। पब्लिक के ओपिनियन में हमारे पास आ जाएगा लोकल पब्लिक, प्रेस एंड मीडिया। अब एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट कर रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वहाँ के लोग उस ऑर्गेनाइजेशन से खार खाएंगे, वो उसके प्रोडक्ट्स को परचेज करने से पीछे हटेंगे। बट फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मीडिया में बहुत तारीफ हो रही है, हम देख रहे हैं कि न्यूज़पेपर्स में भी अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, तो उससे हम उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाएंगे। मार्केट इंटरमीडिएरीज plays a very significant role in the development of the business units. They are those people who reduce the distance between the producer and the agent. एग्जाम्पल के तौर पर एक कंपनी गुड्स को सेल करती है एजेंट की हेल्प से, किसी भी रीज़न की वजह से उस एजेंट ने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया काम करने से, तो उससे उस कंपनी में क्राइसिस इंक्रीज हो जाएंगे। और जो हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट, अब हम देखेंगे कि हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या चीज़ें आती हैं। तो गाइस, जो हमारे मैक्रो इन्वायरमेंट जो है वो सारे के सारी जगह पे, सारे फॉर्म्स पे, इंडस्ट्रीज पे इफेक्ट डालती है। इट रेफर्स टू ऑल दोज एक्सटर्नल फैक्टर्स विच हैव अ distant relation with business and influence all business unit almost in the same way. तो हम इसके अंदर देखते हैं नोट, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। वी हैव ऑलरेडी सीन डैट कि इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो हमारे कंट्रोल में होती है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी होली इंक्लूडेड इन बिजनेस इन्वायरमेंट। सिमिलरली, जो माइक्रो इन्वायरमेंट भी होती है उसका क्लोज रिलेशन होता है बिजनेस के साथ, इसीलिए इमीडिएटली एटलीस्ट इट कैन बी कंट्रोल्ड, इफ नॉट इमीडिएटली एटलीस्ट इट कैन बी कंट्रोल्ड इन लार्ज एक्सटेंट विद इन अ स्पैम ऑफ टाइम। कहीं ना कहीं हम जो हमारे कस्टमर्स हैं, हमारी जो पब्लिक के साथ रिलेशंस हैं, सप्लाईज वगैरह हैं, उन्हें भी हम हैंडल कर लेंगे। तो हम ये कहेंगे देयर इज़ अ रिमोट रिलेशनशिप ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट विद द बिजनेस। इन अदर वर्ड, द बिजनेस हैज़ no control over the macro environment. In fact, macro environment is in reality द बिजनेस इन्वायरमेंट। जो मैक्रो फैक्टर्स हैं मेनली हमारे वो ही आते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, वो ही हमारी बिजनेस के ऊपर सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से इफ़ेक्ट डालेंगे। तो इस शेल, अब हम इनके बारे में देखते हैं। तो हमारी जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, मैक्रो इन्वायरमेंट है, उसके अंदर हमारे ये 5 फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड लीगल इन्वायरमेंट। जर्नल इन्वायरमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के अंदर हमारे सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल ये सारे आ जाएंगे। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट देखते हैं हमारी क्या होएगी। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक कंडीशंस, ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड होती है। तो कि हमारा जो इकोनॉमी का सिस्टम कैसा है, तो यू नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, मैं आपको बताती हूँ, इकोनॉमिक सिस्टम होती है। एक होता है कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ओके, जो हमारा कैपिटलिज्म होता है उसके अंदर सारा का सारा अधिकार जो होता है प्राइवेट सेक्टर्स को होता है प्रोडक्शन करने का,
और जो हमारा सोशलिज्म होता है उसके अंदर सरकार जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हैंडल करती है, और मिक्स्ड के अंदर सरकार भी हैंडल करती है और जो हमारे प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी हैंडल करते हैं। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ बिजनेस सिस्टम, इकोनॉमी की पॉलिसीज़ कैसी हैं, जो हमारी पॉलिसीज़ फॉर्मेशन होती है, इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। ऑल दिस कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस बिजनेस टू लार्ज एक्सटेंट, ये अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट भी क्रिएट करते हैं। तो मेजर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के मेजर फैक्टर्स क्या हैं? इकोनॉमिक सिस्टम सच एज सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। पॉलिसीज़ के अंदर हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसीज़, टैक्सेशन की पॉलिसी, टैक्स में चेंज आ गया, उसकी वजह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते आप, उन चीज़ों में चेंज आ गया। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कि गवर्नमेंट ने एक स्पेसिफिक पॉलिसी इंडस्ट्री पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि वो इंडस्ट्री अब हमारे देश में काम नहीं करेगी, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, तो ये एक हमारे लिए हैज़ार्ड बन जाएगा। आके इकोनॉमी की कंडीशन की नेशनल इनकम, जर्नल प्राइस रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, तो हमारा इम्पैक्ट क्या होगा हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का बिजनेस के ऊपर? डिक्रीज इन बैंक इंटरेस्ट रेट, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड्स एंड वाइसा वर्सा। आगे वो कह रही है राइज इन द इनकम ऑफ द पीपल्स लेट्स टू बी इंक्रीज इन डिमांड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब इकोनॉमी में अगर कुछ इस हिसाब से चेंज आ जाएगा कि लोगों की इनकम ज़्यादा हो जाएगी तो गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, या फिर हाई इन्फ्लेशन रेट हो गया। इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है कि एकदम चीज़ों के रेट का इंक्रीज हो जाना, इस वजह से भी हमारी इकोनॉमिक कंडीशन पे इफेक्ट आएगा। अगला हमारा आता है सोशल इन्वायरमेंट। इट रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द करेक्टर्स ऑफ द सोसाइटी जो कि इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, जैसे फैशन ट्रेंड्स, लेवल ऑफ एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है तो वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स वैल्यू करेंगे कि जिनकी क्वालिटी अच्छी हो। अगर लोग एजुकेटेड हैं तो उन्हें पता होगा कि कौन से प्रोडक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल हैं और कौन से यूजलेस हैं, वो सोच समझ के प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। जो फैशन के अगर अंदर चेंज आता रहेगा तो उस वजह से हम प्रोडक्ट्स को एज पर द फैशन हम शिफ्ट करते जाएंगे। तो इसके अंदर ट्रेडिशन आ जाएगा। इट रेफर्स टू द सोशल प्रैक्टिसेस, जैसे दिवाली आ गया, ईद, क्रिसमस वगैरह आ गया, इस हिसाब से हम हमारे परचेज सेल करते हैं। वैल्यूज़ आ गया कि सोसाइटी में फ्रीडम, सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड कि हमारा कोई कहता है कि हमारे लिए चीज़ अच्छी है, कोई कहेगा नहीं अच्छी है। ठीक है, आगे सोशल ट्रेंड्स आ गया कि हेल्थ फिटनेस ट्रेंड्स आ गए कि फैशन चेंज हो जाता है, कहीं बार एकदम आता है कि फिटनेस का ट्रेंड आ रहा है, सारे के सारे लोग जंक फूड को अवॉइड कर रहे हैं और हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं, तो जंक फूड की ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर उसके ऊपर से इफेक्ट पड़ेगा। तो इम्पैक्ट क्या है? लार्ज बिजनेस, अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स ट्रेडिशन इन इंडिया प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़, उससे अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होएंगी। अगर जैसे दिवाली वगैरह आता है तो उससे सेल्स वगैरह इंक्रीज हो जाती हैं लोगों की, स्पेशली मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा बूम का पीरियड आ जाता है, सब लोग सामान खरीदते हैं, सब चीज़ें प्रेफर करी जाती है। इंडिविजुअल फ्रीडम इज़ अ वैल्यू विच क्रिएट फ्रीडम ऑफ चॉइस इन द वैल्यू मार्केट, कि एक अगर पर्सन को आज़ादी है कि वो अपने हिसाब से कुछ भी खरीद सकता है तो वो उससे उसका क्या होगा कि वो मार्केट में जाकर कुछ भी परचेज कर लेगा, तो ये भी इम्पैक्ट डालते हैं। इक्वालिटी इन द वैल्यू विच एम्फसाइजेज दैट द एंटरप्राइज मस्ट गिव इक्वल रेम्यूनरेशन टू मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़। सेम वर्क, ये कह रहे हैं कि जो मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज़ हैं इस वजह से उनकी सैलरी पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, कि वो तो एक फीमेल एम्प्लॉई है तो उसको उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी एज कम्पेयर टू मेन एम्प्लॉयज़। ये भी हमारी सोशल वैल्यूज़ होती है कि हम जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हम किसी की सैलरी को अप डाउन नहीं करेंगे। हेल्थ एंड फिटनेस ट्रेंड्स क्रिएट डिमांड ऑफ जिम, मिनरल वाटर एक्सेट्रा। अगर हमारी टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, इनोवेशन आ जाता है कि हमारे को इट में क्रिएट अ थ्रेट for some organization but offer opportunities for the other। ठीक है, इसके अंदर हम देखते हैं क्या क्या आएंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नए तरीके लॉन्च हो गए हैं मार्केट के अंदर गुड्स की प्रोडक्शन करने के, वो भी हमारे बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे। डिस्कवरी ऑफ न्यू मेथड्स, बिजनेस में काम करने के, ऑपरेट करने के नए तरीके आ गए हैं, उससे भी हमारी बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आएगा। विद द एवेंट ऑफ टेलीविजन्स इन द मार्केट, जैसे ही टेलीविज़न्स आ गए हैं हमारी मार्केट में जिसमें हम मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो सिनेमास के ऊपर बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्ट पड़ा है उसकी वजह से। और आजकल के टाइम में एलसीडीज़ वगैरह एलईडीज़ वगैरह आ गई हैं कि हम सबके घरों में यही होती हैं, तो टेलीविज़न्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ चुका है उसकी सेल परचेज़ के ऊपर। अराइवल ऑफ फोटोस्टेट मशीनरी इन द मार्केट, कार्बन पेपर जो होते हैं ना, ब्लू कलर के पेपर्स आते हैं, कार्बन जिसपे ऊपर वो दो पेपर्स के बीच में रख दो, ऊपर वाले पेपर पे लिखेंगे और जो उसके नीचे पेपर है उस पर सेम चीज़ प्रिंट हो जाती है। तो अब तो फोटो कॉपी होने लगी है, वो चीज़ भी ख़त्म हो गई है। विद द एंट्री ऑफ सिंथेटिक थ्रेड की वजह से जो कॉटन इंडस्ट्री है उस पर भी इफेक्ट आ गया है। डिजिटल वॉचेस ने ट्रेडिशनल वॉचेस को एलिमिनेट कर दिया है। तो आगे हम देखेंगे हमारी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है, जो हमारी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, विच आर रिलेटेड टू द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द गवर्नमेंट, कि कौन सी सरकार है वो हमारे बिजनेस के ऊपर ग्रेट इम्पैक्ट डालती है, मे बी इन अ पॉजिटिव वे और मे बी इन अ नेगेटिव वे। द पॉलिटिकल कंडीशन कोज अ जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री एट्रीब्यूट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट बिजनेस, कि किसी कोई सरकार होएगी वो किसी बिजनेस को अच्छा मानेगी, कोई बुरा मानेगी, तो इससे भी इफेक्ट आता है। तो मेजर एलिमेंट्स क्या आते हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन अ कंट्री, पीस इन अ कंट्री, एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का नज़रिया क्या है बिजनेस को लेकर, कौन सी गवर्नमेंट है, कि मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है, संगठन बने हुए हैं, कि गठबंधन किया हुआ है, या एक ही सरकार है। आइडियोलॉजी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इन 1997 द जनता गवर्नमेंट adopted the attitude towards the multinational companies. As a result, this attitude of multinational companies like IBM and Coca-Cola has ignored India. तो 1977 में जनता गवर्नमेंट ने उनकी तरफ बुरा व्यवहार करा, उनकी तरफ जो है स्ट्रिगनेंट एटीट्यूड रखा, स्ट्रेट एटीट्यूड नहीं, अच्छा एटीट्यूड नहीं रखा। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने हमारे देश को इग्नोर कर दिया था। द न्यू गवर्नमेंट एनकरेज मल्टीनेशनल कंपनीज को इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने ओपन करा, डोर्स को ओपन करा। तो उससे क्या हुआ, कोको कोला ने हमारे इंडिया में एंट्री करी। तो इन सब चीज़ों से, कि एक सरकार ने तो कहा भाई बैन है, एक ने कहा जी आ जाओ, तो इन चीज़ों से भी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट क्रिएट हुए। पहले तो कोका कोला के लिए रिस्ट्रिक्शंस हो गई थी कि उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बट दूसरी सरकार आई, उन्होंने कहा जी आ जाओ, तो उससे उनको अपॉर्चुनिटी मिली जिससे कि उनकी ग्रोथ हुई। ऐसे ये कह रहे हैं। तो लीगल इन्वायरमेंट द सम टोटल ऑफ एक्ट्स, जिसके अंदर हमारे एक्ट्स आ जाते हैं जो कि हमारी कोर्ट वगैरह पास करती है, जो कि तो क्या कह रही है, लीगल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स पास्ट एक्ट्स पास बाय द गवर्नमेंट, जजमेंट बाय द कोर्ट, डिसीजन सेंट्रल स्टेट, ये सारे आ जाते हैं। तो वो क्या कह रही हैं, एक्ट्स बाय लेजिस्लेशन पास बाय द गवर्नमेंट, डिसीजन टेकन बाय वेरियस कमीशंस, जजमेंट बाय द कोर्ट्स, ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा देखते हैं। By removing the control on capital market, the huge amount of capital was collected by issuing a new number of shares in the primary company in the primary market. तो आपको पता है दो टाइप्स की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो होती है जहाँ पे आप न्यू शेयर्स को इशू करते हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट होती है। और जहाँ शेयर्स की सेल एंड परचेज होती है, मतलब सबसे पहले तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू होंगे, बट उसके बाद जहाँ शेयर्स की सेल परचेज हम लोग करते हैं वो सेकेंडरी मार्केट होती है। तो वो ये कह रही है कि पहले रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, तो उस वजह से दिक्कत आ रही थी, बट जब उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन रिमूव कर दी तो हमने बहुत सारे शेयर्स को इशू करा, जिससे कि हमने पैसे जमा कर लिए। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिलैक्सेशन एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को हमने जब से रिलैक्सेशन दिया तो फॉरेन एक्सचेंज मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज ने इंडिया में एंट्री करी। कंसिस्टेंटली ट्रमेंडुलस इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, तो इससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। तो हम देखते हैं, तो इसके अंदर हम जानते हैं कि जो हमारी क्या कहते हैं मैक्रो इन्वायरमेंट है, तो इसके अंदर 5 चीज़ें आती हैं। तो जो हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है हमारी वैल्यूज़ कस्टम्स वगैरह वो हमारी सोशल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज से रिलेटेड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल एक्ट से रिलेटेड, रिस्ट्रिक्शन से रिलेटेड कि जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, जीएसटी एक एक्ट है वो पास हुआ, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हमारी आ गई लीगल इन्वायरमेंट। तो आज हमने हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट इन टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट का टॉपिक कवर अप कर लिया है। तो हम आगे का जो ये पोर्शन है हम हमारी
नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अब आगे हम आगे देखेंगे डेमोन्स्ट्राइजेशन क्या हुआ था जब हमारी नोटबंदी हुई थी, उसके बारे में हम 2016 की इसके बारे में देखेंगे। और आगे हम एलपीजी की जो हमारी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको गाइज मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट प्लीज़ एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ कि सारे के सारे समझ सके टॉपिक्स को और नॉलेज गेन कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।